बीबी जी, बड़े साईं ने पैगाम भिजवाया है कि वो जो लड़की वन्नी में आई है उसे बोलें कि चाय लेकर मर्दान खाने में आए। वो लड़का आंखें झपकाए जहांगीर खान का पैगाम वहां पर खड़ी औरतों को सुना रहा था। तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? साइमा बेगम गुस्से से बोली। जी, वो बड़े साहब ने बोला था। वो मिनमिनाया। अब्बा जी को भी पता नहीं क्या हो गया है। जाओ यहाँ से, और खबरदार आइंदा अंदर आए तो। वो गुस्से से बोली और वो लड़का मुड़कर भाग गया। जोया जो कि किचन में बर्तन धो रही थी, उसके हाथ एक पल के लिए थम गए। बीजी भी सुन चुकी थी। उन्होंने जल्दी से चाय चूल्हे पर चढ़ाई। ए लड़की, ये चाय लेकर मर्दान खाने में आ जाओ। आयमा बेगम ने हुक्म दिया। जी। जोया जो कि बर्तन धो चुकी थी, अपने हाथ साफ करके दुपट्टा अच्छे से सर और कंधों पर फैलाया और चाय की ट्रे लेकर जाने लगी, जब पीछे से साइमा बेगम की आवाज़ गूंजी। ए लड़की, खबरदार जो तुमने वहां जाकर कोई बदतमीजी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, बदतमीजी और जोया बिल्कुल भी नहीं। वो दांत निकालते हुए बोली और आगे बढ़ गई। उनकी तो ऐसी वाट लगाऊंगी ना कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। वो अपना प्लान बनाकर मर्दान खाने के अंदर दाखिल हुई। जोया जब अंदर दाखिल हुई तो कई नज़रें उसकी तरफ उठी। सभी हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी लड़की का यहाँ पर आना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उस हवेली की रिवायात थी, ना कोई औरत मर्दान खाने में आ सकती थी और ना ही कोई गैर मर्द हवेली के अंदर जा सकता था। काफ़ी सारे तकिए रखे हुए थे वहाँ। मर्दान खाना मेन गेट के एक तरफ बना हुआ था। ये काफ़ी बड़ा हॉल था, जहाँ पर कालीन बिछी हुई थी और काफ़ी सारे तकिए रखे थे। सामने जहांगीर खान बैठते थे और बाकी सब दोनों सायों में बैठते थे, और बाकी सब दोनों साइडों पर बैठते थे, और यही सब गांव के काम होते थे। लीजिए बड़े सरकार, आप सबकी चाय आ गई। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और सामने पड़ी टेबल पर चाय रख दी। एक लड़की मर्दान खाने में? तौबा तौबा, सब आपस में यही बातें कर रहे थे। अरे आप सब सोच रहे होंगे कि एक लड़की यूं मुंह उठाकर मर्दान खाने में कैसे आ गई। ज़्यादा मत सोचे, मैं बताती हूँ। वो असल में ना, मैं यहाँ आप सबके साईं और बड़े सरकार जहांगीर खान के हुक्म पर आई हूँ। उन्होंने सदियों पुरानी रिवायात और अपने असूल बदल दिए हैं। अब से रोज़ मैं ही चाय लेकर आऊँगी। जोया मुस्कुराते हुए बोली। जहांगीर खान गुस्से से बस उसे घूर रहे थे। ए लड़की, ज़्यादा बकवास मत करो और सबको चाय दो। खालिद साहब गुस्से से बोले। वो जो कुछ बोल रही थी उससे उनकी काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। जहांगीर खान का प्लान तो उसे शर्मिंदा करवाना और उसे उसकी औकात याद करवाना था, पर यहाँ जोया ने सब पलट दिया था। वो बस अपने गुस्से को पी रहे थे। यूं भरी महफिल में उससे उलझना नहीं चाहते थे। काश ये असूल आपने सालों पहले बदल दिए होते तो आज सब बदला हुआ होता। जोया जहांगीर खान के पास आकर आहिस्ता आवाज़ में बोली और साथ ही चाय पकड़ा दी। उसकी आंखों में वाज़े लाली थी। उसकी बात को वो समझ ना पाए। वो आहिस्ता आहिस्ता सबको मुस्कुराकर चाय दे रही थी। जब आखिर में सबसे आखिर में बैठे शख्स को चाय दी तो उस शख्स ने उसका चाय पकड़ने की बजाय हाथ पकड़ लिया। जोया एकदम से कांप गई और जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया। ये सब किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही उसने हाथ छुड़वाया, चाय का कप उस शख्स पर गिर पड़ा। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं, रफाकत साहब चिल्लाए। जोया उस वक्त नर्वस हो चुकी थी, उससे बोला ही नहीं गया कुछ। ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ बोलती उससे पहले पीछे से आवाज़ आई, जो कि अल्तमश की थी, जो कि अभी अभी डेरे से वापस आया था। जब उसने रफाकत साहब की आवाज़ सुनी तो उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। जोया ने पलट कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोया को वहाँ देखकर उसका दिमाग भग से उड़ा था। वो गुस्से से चिल्लाया। वो मैं आपके दादा जान ने बुलाया था, कहते हैं कि चाय दे जाओ। वो अपने आप को संभाल चुकी थी। फौरन मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। उसके अल्फाज सुनकर अल्तमश के माथे की रगें तनी। जाओ यहाँ से, वो सख्त लहजे में बोला। जोया अगले ही पल वहाँ से निकल गई। तुम सब अपना रास्ता नापो, 2 मिनट में, जल्दी करो। वो वहाँ बैठे हर शख्स की तरफ देखकर बोला। सबके सब अगले ही पल वहाँ से गायब हो गए। ये सब क्या था? वो उन तीनों की तरफ मुड़ा। कुछ नहीं, बस इस लड़की को इसकी औकात याद दिलवानी थी, इसलिए ये सब किया। जहांगीर खान गर्दन अकड़ाते हुए बोले। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप रिवायात भूल चुके हैं? वो चिल्लाया। अल्तमश खान, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो तुम्हारे दादा हैं, तमीज़ से बात करो। खालिद साहब उसे डांटते हुए बरहमी से बोले।
यही तो मसला है। वो अपनी अकड़ गरूर में सब भूल रहे हैं, सही गलत का फ़र्क भूल चुके हैं। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, और तुम शायद भूल रहे हो कि जिस लड़की की वकालत तुम कर रहे हो वो वन्नी में आई है। मैंने बस उसे ये याद दिलवाया है कि उसकी औकात इस हवेली में नौकरानी से भी नीचे है। बहुत ऊंचा उड़ रही थी ना वो, मैंने बस पर काटने की कोशिश की है। जहांगीर खान अपने हुक्के का धुआं हवा में छोड़ते हुए बोले, दादा जान आप ये भी मत भूलें कि वो इस हवेली में चाहे वन्नी होकर आई है पर मेरे नाम से जुड़ी है। आप सब उसके साथ जो भी करें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर यूं सरेआम उसका और अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनने दूंगा। उसे मर्दों की महफिल में यूं नुमाइश में नहीं आने दूंगा। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम उस लड़की के लिए हमसे बदतमीजी करोगे? खालिद साहब गुस्से से बोले, अब्बा मुझे तो आप पर भी अफसोस हो रहा है। आप सब अपने गरूर में इतने बह चुके हैं कि एक लड़की को नीचे गिराने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। खैर मैं भी कहाँ अपना सर फोड़ रहा हूँ। आप सब ने तो आज तक अपनी बीवी बेटियों को इज्जत और प्यार नहीं दिया, तो यूं किसी गैर की बेटी की इज्जत की भला कैसे परवाह होगी आपको? वो तंजिया अंदाज में बोला और अगले ही पल वहाँ से निकल गया। इस पर नज़र रखो, मुझे बगावत की बू आ रही है और ये सब हम सब के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। जहांगीर खान उसे जाता हुआ देखकर बोले। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बाग की तरफ चला आया। अभी भी उसकी नज़रों के सामने जोया का यूं उन सब मर्दों के सामने बिना पर्दे के खड़ा होना नज़र आ रहा था। यही सोचते सोचते उसकी रगें तन रही थी। लाला, अल्तमश लाला, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप फारिग हैं? अरीशा जो कब से अल्तमश को ढूंढ रही थी, उसे बाग में खड़ा देख उसकी तरफ आई फ़ौरन। हाँ बोलो, क्या बात है? अल्तमश ने अपना मूड ठीक करते हुए कहा। लाला प्लीज़ आप अब्बा से बात करें ना, कॉलेज के एडमिशन की कल लास्ट डेट है। अरीशा ने आज ही पता करवाया था। देखो अरीशा, तुम जानती हो दादा जान कभी नहीं मानेंगे। अरसलान जिस तरह से हम सब से दूर हुआ है, मेरा दिल नहीं करता कि अब तुम एक पल भी मुझसे दूर हो। वो उसे समझाते हुए बोला, लाला हवेली में बैठे रहने से मेरी मौत भाग नहीं जाएगी। लाला मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज़ मेरी बात मान जाए ना, प्लीज़ मेरी ख्वाहिश है लाला। वो इल्तजा करने लगी। अरीशा अभी मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है, फ़िलहाल तुम अंदर जाओ। अल्तमश ने उसकी ना सुनते हुए कहा। अरीशा भी समझ गई कि अब कोई फ़ायदा नहीं। वो रोते हुए अंदर चली गई। एक अल्तमश ही तो था जो उसके हक़ में लड़ सकता था, पर आज वहाँ से भी मायूसी हो गई। जोया जो कि कपड़े धोने के लिए हवेली के एक तरफ बने लॉन्ड्री एरिया की तरफ जा रही थी, बाग के एक तरफ ही बना हुआ था जो। रास्ते में उसने अल्तमश और अरीशा की सारी बातें सुन ली और खामोशी से कपड़े धोने लगी। वो पिछले 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, धो क्या ख़राब कर रही थी। उसने सब कपड़े रंग बिरंगे और सफ़ेद एक साथ मशीन में डाल दिए, जिसकी वजह से सारे सफ़ेद कपड़ों पर रंग चढ़ गया था। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। अपनी कारस्तानी पर वो खुद ही मुस्कुरा रही थी। कपड़ों को धोकर उसने एक तरफ लगी तार पर डाल दिया। गज़ब खुदा का, ये क्या किया? या मेरे अल्लाह, सारे के सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। आयमा बेगम जो कि इसी डर से कि जोया कपड़ों का बेड़ा गर्क ना कर दे, देखने आई थी, और सामने वही हुआ था। सामने सारे कपड़े रंगीले हुए टंगे हुए थे। क्या हुआ मलकन, बिल्कुल ठीक तो है? मैंने तो बस कपड़ों को धोया है, वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। कल मुझी कहीं की सारे कपड़े ख़राब करके रख दिए। कौन कौन पागल ये रंगीले और सफ़ेद कपड़े मिलाकर मशीन में डालता है? वो जोया के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए बोली। मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया, इस मशीन ने किया है जो किया है। मैंने तो कपड़े सही सही डाले थे, पता नहीं रंगीले क्यों हो गए। वैसे रंगीले भी अच्छे लग रहे हैं, इस हवेली के मर्दों पर बहुत अच्छे लगेंगे, उनके कैरेक्टर्स भी तो इन कपड़ों जैसे ही रंगीले हैं ना। जोया तंजिया अंदाज में बोली। गजब खुदा का, कितनी लंबी जुबान है इसकी। भाभी आयमा बेगम अपना सर पीटते हुए हवेली के अंदर चली गई। खुदा का गजब मुझ पर ही हो, तुम जैसे फिरौनों पर ना हो, वो तंजिया अंदाज में बोली। उसने आंख का कोना साफ किया। एकदम से उसे चक्कर आया। उसने जल्दी से तार का सहारा लिया, वरना गिर जाती। क्या हुआ जोया, ठीक तो हो तुम? अल्तमश अंदर की तरफ जा रहा था। यूं उसका पीला चेहरा देखकर उसकी तरफ बढ़ा। क्यों, आपको इससे क्या?
आज भी शायद बारिश होने वाली है, कहें तो आज भी बारिश में खड़ी हो जाऊं? वो तंजिया अंदाज में बोली। तुम्हें तो बुखार है और तुम यहाँ कपड़े धो रही हो। वो परेशान सा उसकी जानिब बढ़ा, क्योंकि मुझे ना इस हवेली में दुल्हन बनाकर नहीं लाया गया। यहाँ पर मैं खून बहा में आई हूँ, और खून बहा में आई लड़कियों के जज्बात नहीं होते, वो पत्थर की बनी होती हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। वो भरपूर तंज के साथ बोली, चुप, एकदम चुप, बैठो यहाँ पर। वो उसे सहारा देते हुए कुर्सी पर बिठाया। उसे काफ़ी बुखार चढ़ चुका था दोबारा, और वो हल्का हल्का कांप भी रही थी काम करने की वजह से। तुम्हारे लिए पानी लाऊं? अल्तमश फिक्रमंद अंदाज में बोला। मिस्टर खान, यूँ हमदर्दी मत करें, आपसे इस हमदर्दी की कीमत अदा नहीं की जाएगी। वो खांसते हुए तंजिया अंदाज में बोली। अल्तमश एक पल के लिए चुप कर गया। आज उससे कई साल छोटी लड़की ने उसे चुप करवा दिया था, या शायद आईना दिखा दिया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझसे मेरे किसी भी फेल की कीमत मांगे। वो मजबूत लहजे में बोला, अगर इतनी ही आपकी इस हवेली में चलती होती ना, तो आज आपकी बहन को मिन्नत करके आपसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, बल्कि वो मान से कहती कि मेरा लाला मेरा काम करेगा। आपने तो उसकी मिन्नत की लाज नहीं रखी, मान तो दूर की बात है। जोया तंजिया अंदाज में बोली। तुम छुप कर बातें सुन रही थी? वो सख्त लहजे में बोला। छुप कर सुनना तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। हाँ, अगर कोई मिन्नत भरा लहजा सुनूं तो कान खुद ब खुद उस तरफ खड़े हो जाते हैं। वो छींकते हुए बोली, चलो उठो, कमरे में चलो और दवा खाओ। अल्तमश ने उसकी बातें इग्नोर की। मिस्टर खान, मेरे बारे में इतनी फ़िक्र मत किया करें, कल को बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं आप तो मेरे हक़ में बोल भी नहीं पाएंगे। वो बहुत गहरी बात बोलकर उठ खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलती अंदर की तरफ बढ़ी, पीछे अल्तमश को हज़ारों सोचों में घेर कर। पिछली पूरी रात मुख्तलिफ सोचों में गुजरी। एक फ़ैसला करके वो नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ा। आज जो वो करने जा रहा था वो शायद उस हवेली की बरसों पहले की रिवायात को तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो पुरवकार चाल चलता टेबल की तरफ बढ़ा। सुबह बखैर, वो ऊंची आवाज़ में बोला। जहांगीर खान कल के वाक़या की वजह से अभी भी अल्तमश से नाराज़ थे। उन्हें उसका इस तरह बहस करना पसंद नहीं आया था। वो आराम से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हवेली की ख़वातीन सब मर्दों को नाश्ता दे रही थी। अम्मा अरीशा कहाँ है? उसे बुलाएं। अल्तमश पराठे का एक लुकमा मुंह में अम्मा अरीशा कहाँ है? बुलाएं उसे। अल्तमश पराठे का एक लुकमा मुंह में रखते हुए बोला। जाओ छोटी बीबी को बुला लाओ। साइमा बेगम ने नजमा को हुक्म दिया। अगले ही पल वो भागकर अरीशा के कमरे में आई, और अगले 2 मिनट में अरीशा अपना दुपट्टा संभाल कर नीचे आती दिखाई दी। जी लाला, वो उसके पास आ खड़ी हुई। अरीशा, जाओ 5 मिनट के अंदर अंदर बुर्का पहनकर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, हम थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं। वो बड़े आराम से बोला। अरीशा के साथ साथ बाकी सब भी हैरानगी से उसके कहे का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जाना है? खालिद साहब सख्त लहजे में बोले। अब्बा, डॉक्यूमेंट्स बोला है तो मतलब साफ है, कॉलेज में दाखिला करवाने ले जा रहा हूँ उसे। वो ऐसे बोला कि जैसे कोई ये आम बात हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? आज तक इस गाँव की तो क्या, हवेली की कोई भी लड़की कॉलेज नहीं गई। बिल्कुल ठीक कहा, लाला आज तक नहीं गई, पर आज से जाएंगी। बल्कि अरीशा के साथ साथ मैं मारूफ का भी एडमिशन करवाऊंगा। वो सोचते हुए बोला। मैं इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मेरी जवान जहान बहनें दूर शहर में जाकर पढ़ें, और वैसे भी पढ़कर क्या करना है? नौकरी तो नहीं करवानी हमने उनसे। क्या तुक बनती है फिर पढ़ाई की? माजिद कुर्सी से खड़े होते हुए बोला। बिल्कुल ठीक कहा, नौकरी नहीं करनी, पर ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। और वैसे भी अरीशा एक टॉपर है, उसका दिल पढ़ने का है तो फिर रोकने की ज़रूरत नहीं है कोई हमें। वो मजबूत लहजे में बोला, जो कि उसकी शख्सियत का खासा था। एक बार में बात समझ नहीं आई? माजिद गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। शायद आपको भी मेरी बात एक दफ़ा में समझ नहीं आई। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मेरी बहनें पढ़ेंगी और मैं पढ़ाऊँगा। वो भी उसी अंदाज में बोला। सब परेशान से उन दोनों को देखने लगे। अरीशा के हाथ पांव कांपने लगे थे। दूर किचन के दरवाजे में खड़ी जोया आज अपनी पहली कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। चुप करो तुम दोनों, कब से तुम दोनों की बकवास सुन रहा हूँ मैं। और अल्तमश, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज तक इस हवेली की रिवायात को किसी ने नहीं तोड़ा, तुम भी ना ही तोड़ो तो अच्छा होगा।
जहांगीर खान गुस्से से अपनी सरबराही कुर्सी से उठ खड़े हुए। कभी नहीं तोड़ी। दादा जान, शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपने ये रिवायात तोड़ी हैं। नहीं, वो उनकी आंखों में आंखें डाले बोला। उन्होंने आंखें फेर ली। आंखें फेर लेने से सच नहीं बदल जाएगा। अगर तब ये सो कॉल्ड रिवायात टूटी थी ना, तो आज भी टूट सकती हैं। तो तुम ये भी मत भूलो कि इसके बाद क्या हुआ था। तब मैं उसके लिए खड़ा हुआ था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आज तक अपने गलत फैसले पर पछता रहा हूँ। खालिद साहब की आवाज़ गूंजी। खैर जो भी हो, ये मेरा फैसला है। मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा था, मैं उसका भाई हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी बहन जो मांगे मैं उसे दूँ। अल्तमश ने कहते हुए दूर खड़ी ज़ोया पर एक नज़र डाली, जो कि हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसने फ़ौरन नज़रें फेर ली। ठीक है, मैं मान जाऊँगा अगर आज शाम को अरीशा का निकाह शम्स से हो जाए। फिर तुम उसे किसी भी कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते हो। जहांगीर खान ने एक और पांसा फेंका। वो जानते थे कि अब अलशम्स अपनी बात से नहीं हटेगा। अरीशा के पांव एकदम लड़खड़ाए। वो बेयकीनी से सामने खड़े जहांगीर खान को देख रही थी, जो बहुत ही आराम से उसके ख्वाबों का खून कर रहे थे। वो सिराज से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। किसी और के निकाह में आना जिंदगी और मौत का सवाल था। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती थी। लो जी, यहाँ भी नहीं बख्शा, ज़ोया ने तंजिया अंदाज में कहा। अरीशा ने अल्तमश की तरफ देखा, जो कि स्पार्ट चेहरे से जहांगीर खान को देख रहा था, जो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे आज फिर वो अपनी बाजी जीतने वाले हों। मुझे अपनी बहन पर यकीन है, खुद से भी बढ़कर भरोसा करता हूँ। आपकी इन शर्तों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा मैं उसे। वो जब बोला तो सबके सब सुन्न हो गए। उन्हें ये था कि अल्तमश मान जाएगा। अरीशा की जान में जान आई। मतलब तुम अपनी ज़िद से नहीं हटोगे? खालिद साहब बोले। बिल्कुल भी नहीं। कल को अगर इसने भी वही किया जो सालों पहले उसने किया था, तो अपना चेहरा छुपाने के लिए छत ढूंढ लेना। जहांगीर खान की आवाज़ गूंजी। अगर कल को अरीशा ने कुछ ऐसा वैसा किया, तो अल्तमश खान का वादा है वो इस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखेगा। वो मजबूत लहजे में बोला। अगर कल को अरीशा ने कुछ भी ऐसा वैसा किया, तो अल्तमश खान का वादा है वो इस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखेगा। वो मजबूत लहजे में बोला, जिसे सुनकर सब के सब चुप कर गए। ठीक है अल्तमश खान, अब अपनी ज़ुबान पर कायम रहना। वो बोलकर वहाँ से निकल गए। अगर इसने ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो इसका गला मैं खुद काटूंगा, फिर तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। माजिद जाते जाते रुककर अल्तमश के करीब आकर बोला और पलट गया। ये अल्फाज अरीशा ने भी सुने। शुक्रिया लाला। अरीशा रोते हुए अल्तमश के सीने से लग गई। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा लाला ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तुम्हारी? वैसे भी किसी ने कहा था कि बहनों की ख्वाहिश भाई पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो दोबारा उसे देखते हुए बोला। ज़ोया सुन चुकी थी, एकदम से पलट गई। क्या लाला? इसको भेज दो, मुझे नहीं जाना। अच्छी खासी जान छूटी सी पढ़ाई से, अब फिर पढ़ना पड़ेगा। मारूफ मुंह बनाकर बोली। बिल्कुल भी नहीं। जब इस हवेली की एक लड़की कॉलेज जा सकती है तो दूसरी क्यों नहीं? और अब तुम भी ध्यान से पढ़ना, अपने लाला को मायूस मत करना। अल्तमश मारूफ के बाल खींचते हुए बोला तो वो चीखी। चलो जल्दी दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। तुम दोनों के पास 10 मिनट हैं, जल्दी से आओ। वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला तो दोनों सर हिलाकर ऊपर की तरफ भागी। मलिक हाजिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माजिद डेरे पर ज़मीनें देखने आया था। अब तो दोपहर के 3 बज चुके थे। वो बस जाने ही वाला था कि जब सामने गाड़ी के साथ टेक लगाए हाजिम पर नज़र पड़ी, जो सामने ज़मीन को देख रहा था। अरे माजिद खान तुम? वो हैरानगी से बोला और फिर दोनों गले मिले। उस दिन के बाद उनकी मुलाकात आज हो रही थी। दोनों मोबाइल पर राब्ते में थे। हाँ, वो बस मैं यहाँ ज़मीन देखने आया था। असल में एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो इसी सिलसिले में काफ़ी गांव की ज़मीनें देख रहा हूँ। पर इस गांव की ज़मीन की बात ही कुछ और है। वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर बोला। हाँ, हमारे गांव की ज़मीनें बहुत अच्छी हैं। खैर बातें तो होती रहेंगी। चलो तुम्हें अपने दादा हजूर से मिलवाता हूँ। उन्हें तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान बहुत पसंद आते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला और फिर दोनों हवेली की तरफ रवाना हुए। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। हाजिम इतनी बड़ी हवेली देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ था। हवेली को देखते ही उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई। उसने जल्दी से ग्लासेस चढ़ा लिए। माजिद उसे लिए मर्दान खाने में दाखिल हुआ।
दादा जान, ये मेरा दोस्त है हाजिम मलिक, कुछ दिन पहले ही शहर में मुलाकात हुई, आज भी यूं ही अचानक मिल गया। गांव की ज़मीन पसंद आ गई है इसे, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला है। माजिद खुश होते हुए बोला। अरे वाह, अच्छी बात है, कैसे हो बेटा? जहांगीर खान खुद उठकर उसे मिले। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जबरन मुस्कुरा कर बोला। बैठो बैठो, रफाकत साहब ने कहा तो वो मुस्कुरा कर जूता उतार कर बैठ गया। हाँ तो बच्चे, कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हो? जहांगीर खान बोले। जी वो असल में हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने का प्लान कर रही है, और वो फैक्ट्री गांव में लगेगी ताकि गांव के लोग उसमें काम कर सकें। कंपनी ने काफ़ी गांव का सर्वे किया है, तो 2-4 गांव निकले हैं जहां के लोग, हम बस उनकी सहूलत के लिए गांव में ही फैक्ट्रियां बना रहे हैं ताकि वो बाहर जाकर काम ना करें, बल्कि वहीं रहकर काम करें और पैसे भी कमाएं। वो बोल रहा था और सब उसे गौर से सुन रहे थे। ये फैक्ट्री किस चीज़ की है? सुहेल साहब बोले। जी बेसिकली ये फैक्ट्री कपड़ा बनाने की है, इसके लिए मुझे कुछ ज़मीन ख़रीदनी है। मुझे आपके गांव की ज़मीन अच्छी लगी, आप इजाज़त दें तो हम जल्द ही काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है बेटे, तुम जितनी चाहे ज़मीन ले सकते हो। जहांगीर खान मुस्कुरा कर बोले, फिर वो आपस में बातें करने लगे। कल वाला लड़का दोबारा से हवेली के अंदर गया और कल वाला ही पैगाम दिया, जिसे सुनकर जोया को बहुत गुस्सा आया। अल्तमश तो महानूर और अरीशा को लेकर शहर गया हुआ था, किसी ने उसे जाने से नहीं रोका। वो चाय बनाकर मर्दान खाने की जानिब बढ़ी। लगता है कि कल की बातें भूल गए हैं, इसलिए आज भी बुला लिया। वो चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। जहांगीर खान पहलू बदल कर रह गए। हाजिम ने आवाज़ सुनकर नज़रें ऊपर उठाई और फिर झपकाना ही भूल गया। जोया ने बिना किसी की तरफ देखे चाय की ट्रे टेबल पर रखी और एक एक करके सबको चाय पकड़ाने लगी। चाय का कप लेकर वो हाजिम की तरफ बढ़ी। कप पकड़ाते उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। वो हैरानगी से उसे देख रही थी, जो कि मुस्कुराकर कप पकड़ रहा था। जोया टिकटिकी बांधकर उसे देख रही थी। जब उसने आईब्रो उचकाए, वो एकदम होश में आई और पलटकर कमरे से निकल गई। चलें जहांगीर साहब, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। काफ़ी देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ, कल ज़मीन फाइनल करने आऊँगा। वो चाय का कप साइड पर रखता हुआ उठ खड़ा हुआ। मिलकर वो और माजिद बाहर आए। वो चलता हुआ अपनी गाड़ी के करीब आया। यार, ये गाड़ी में इतना कचरा भरा हुआ है, मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ। वो गाड़ी से 2 ब्लैक कलर के शॉपर निकाल कर बोला। हाँ, वहाँ डस्टबिन है, वहाँ फेंक दो, माजिद ने बताया और अपने फ़ोन पर लग गया। हाजिम ने वो शॉपर उस डस्टबिन में फेंके और वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा। माजिद से मिलकर वो गाड़ी में बैठा और हवेली से बाहर निकल आया। गाड़ी उसने सड़क पर डाल दी। आज वो बहुत खुश था और ये खुशी उसके चेहरे से ही दिख रही थी। माजिद दोबारा मर्दान खाने में चला गया। जोया, जो कब से छुपकर ये सब देख रही थी, किसी को भी आसपास ना देखकर वो भागी और उस डस्टबिन के पास जा रुकी। उसको खोलकर उसमें से एक शॉपर निकाला और उसे अपनी बड़ी सी चादर के पीछे छुपाकर वो अंदर की तरफ बढ़ी। वो सीधी अपने कमरे में आई और वो शॉपर वहाँ पड़ी अलमारी में छुपाया। अपने चेहरे पर हाथ फेरकर नॉर्मल होकर वो कमरे में आई। वो दोनों का एडमिशन करवा कर अब रात को 12 बजे वापस आ रहा था। पीछे अरीशा और माहरूफ मज़े से सो रही थी। उसकी सोचों का रुख जोया पर था। चाहकर भी वो उन सोचों से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। उन्हीं सोचों के चलते वो हवेली पहुंच गया। अरीशा और महानूर तो जल्दी से अपने कमरों में जाकर सो गईं। वो डॉक्यूमेंट्स फाइल पकड़े हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर आया। जोया, जो कि अभी अभी बर्तन धोकर फारिग हुई थी, पानी की बोतल लिए वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अल्तमश को अंदर दाखिल होता देखकर वो रुक गई। वो भी उसे देख चुका था। शुक्र है इस हवेली में कोई तो वाकई में मर्द है, मर्द के नाम पर धब्बा नहीं। वो उसके पास आकर बोली, ये मत समझना कि ये सब मैंने तुम्हारी कल वाली बातों की वजह से किया। ये मैं बहुत पहले ही करने वाला था, बस सही वक्त नहीं मिला। वो उसको या शायद अपने आप को बोल रहा था। मैंने ऐसा कब बोला कि आप ये सब मेरी वजह से कर रहे हैं या मेरी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होकर किया है? वो आंखें मटकाते हुए बोली। उसकी ये अदा उसके दिल को भा गई। वो बेध्यानी में उसे देखे गया। मिस्टर खान, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस हवेली का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन बात वही है, अगर आप चाहें तो। वो बोलकर पलट गई। वो हमेशा ही अपने लफ्ज़ों की छाप उसके इर्द गिर्द छोड़ जाती थी। अल्तमश ने अपना सर झटका और ऊपर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए।